भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज हम इस दिग्गज कंपनी का एक बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनर लेकर आए हैं। हमारा मेन फोकस है रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक का डीप डाइव एनालिसिस करना, क्योंकि सच कहें तो ये कंपनी अब सिर्फ तेल और गैस तक लिमिटेड नहीं है। टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में ये पूरे देश की दिशा तय कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा, चार्ट्स और फैक्ट्स के जरिए समझते हैं कि रिलायंस आज कहाँ खड़ी है और फ्यूचर के लिए इसकी असल प्लानिंग क्या है। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम स्टॉक के ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर बिजनेस पिलर्स की परफॉर्मेंस, लीडरशिप और सक्सेशन प्लान, टेक्निकल ट्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और लास्ट में बुल वर्सेस बेयर केस के टारगेट्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस स्टॉक के ओवरव्यू की और इसके मार्केट कॉन्टेक्स्ट और वैल्यूएशन को समझते हैं। 18,45,838 करोड़ रुपए, मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी का विशाल मार्केट कैप है। मई 2026 के डेटा के हिसाब से रिलायंस का शेयर लगभग 1360 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी का जो भी मूवमेंट होता है ना, वो लिटरली पूरे इंडियन शेयर मार्केट का मूड सेट कर देता है। अब सवाल ये है कि मार्केट के एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को किस तरह से देख रहे हैं। हाल ही में प्राइसेस में जो थोड़ा बहुत डिप आया है या मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रही है, उसके बावजूद 32 में से 31 एनालिस्ट ने इसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी है। इसे सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाले लार्ज कैप कॉल्स में से एक माना जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा अभी भी बहुत मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, कंपनी के कोर बिजनेस पिलर्स की परफॉर्मेंस और उन पर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही यानी Q4 के नंबर्स देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। टोटल रेवेन्यू तो शानदार तरीके से 12.9% बढ़कर 2,94,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 12.5% की गिरावट आई है और ये गिरकर 16,971 करोड़ रुपए पर आ गया है। मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, फिर भी मुनाफा कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसे डीकोड करते हैं। तो मुनाफा क्यों घटा? दरअसल रिलायंस के दो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स फिलहाल बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक तरफ कंज्यूमर बूम है। रिलायंस जियो और रिटेल ने मिलकर पहली बार टोटल एबिटा में 55% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया है। सोचिए, जियो के पास अब 52 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और रिलायंस रिटेल 20,000 से ज्यादा स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C सेगमेंट। इस सेगमेंट में काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्रूड ऑयल पर प्रीमियम बढ़ गया है और US टैरिफ्स जैसी चीजों ने O2C के मार्जिन को काफी बुरी तरह हिट किया है। ये कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल प्रॉफिट को थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन रिलायंस का फोकस सिर्फ मौजूदा बिजनेस पर नहीं है। फ्यूचर प्रूफिंग के लिए न्यू एनर्जी में पूरे 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया है। जामनगर में ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर गीगा फैक्ट्रीज और बैटरी स्टोरेज पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2032 तक इनके बहुत बड़े टारगेट्स हैं। ये एक तरह से आने वाले दशकों के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार की जा रही है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, लीडरशिप और सक्सेशन यानी अगली पीढ़ी का रोडमैप। किसी भी इतने बड़े एम्पायर के लिए सबसे क्रूशियल होता है फ्यूचर लीडरशिप। मुकेश अंबानी ने जो 5 साल का सक्सेशन प्लान बनाया है वो बहुत ही क्लियर कट है। आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स और टेलीकॉम को लीड कर रहे हैं, ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल और इसके ओमनी चैनल का जिम्मा संभाल रही हैं और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी और ग्रीन इनिशिएटिव्स को ड्राइव कर रहे हैं। काम का ये एकदम क्लियर बंटवारा लॉन्ग टर्म में कंपनी की स्टेबिलिटी को लेके एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। फंडामेंटल्स के बाद अब चौथे सेगमेंट में नजर डालते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड्स, चार्ट, इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी टेंशन नजर आती है। मैकडी फिलहाल -8.3 पर है। इसका मतलब है कि ये अपनी सिग्नल लाइन के नीचे है, जिसे चार्ट्स की भाषा में एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेटर माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिलहाल स्टॉक पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और मोमेंटम थोड़ा वीक लग रहा है। और ये सेलिंग प्रेशर मूविंग एवरेजेस के डेटा से भी कंफर्म होता है। करंट प्राइस जो लगभग 1356 के आसपास है, वो अपने 50 डे और 200 डे दोनों ही मेजर सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है।
जब कोई भी स्टॉक अपने इनकी एवरेजेस से नीचे होता है तो उसे ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। डेली RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 46.5 पर है। इसका मतलब है कि स्टॉक अभी एकदम न्यूट्रल जोन में है, ना तो ये ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। यहाँ से स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है, बस उसे एक सही कैटलिस्ट या ट्रिगर का इंतजार है। अब आते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखते हैं कि 2026 में रिलायंस को असल में कौन ओन करता है। मार्च 2026 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ओनरशिप काफ़ी बैलेंस्ड है। प्रमोटर्स यानी अंबानी फैमिली की 50% होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 18.7%, म्यूचुअल फंड्स के पास 9.8%, पब्लिक के पास 10.7% और बाकियों के पास 10.8% शेयर्स हैं। ये ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दिखाता है। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स के बीच एक दिलचस्प टग ऑफ वॉर चल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने अपनी हिस्सेदारी 19.09 से थोड़ी कम करके 18.67% कर दी है, जिसका रीज़न शायद ग्लोबल टैरिफ्स और अनसर्टेनिटी हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने इस गिरावट को एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है और अपनी होल्डिंग 9.52 से बढ़ाकर 9.78% कर ली है। मतलब जहां विदेशी बेच रहे हैं वहां देसी फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। और अब हमारे एनालिसिस का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, फ्यूचर टारगेट्स, एनालिस्ट्स के फोरकास्ट, बुल वर्सेस बेयर केस। अगले 12 महीनों के लिए एक्सपर्ट्स ने 3 अलग-अलग सिनेरियो प्रिडिक्ट किए हैं। अगर मैक्रो कंडीशंस और ख़राब होती हैं तो बेयर केस का टारगेट 1150 रुपये का है। हालांकि मार्केट का जो कंसेंसस या आम राय है वो है 1697 रुपये की, जो करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर है। और अगर सब कुछ बिल्कुल रिलायंस की प्लानिंग के हिसाब से चला तो बुल केस का शानदार टारगेट 1910 रुपये तक जाता है। रिस्क और रिवॉर्ड का ये डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। उस 1910 रुपये के मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है। पहला, जियो 5G के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU में अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। दूसरा, रिलायंस रिटेल और जियो के जो मोस्ट अवेटेड IPO हैं वो मार्केट में आएँ। तीसरा, O2C बिजनेस ग्लोबल सप्लाई इश्यूज और टैरिफ्स के असर से रिकवर कर जाए। और लास्ट में जो न्यू एनर्जी का इतना बड़ा विजन है उसका एग्जीक्यूशन एकदम ऑन पॉइंट हो। अगर ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर गए तो स्टॉक अपने सारे रेजिस्टेंस लेवल तोड़ सकता है। तो फाइनली एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या रिलायंस का कंज्यूमर रिटेल और ग्रीन एनर्जी की तरफ ये अग्रेसिव शिफ्ट इन ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा? इसका असली जवाब तो कंपनी के फ्यूचर एग्जीक्यूशन में ही छिपा है। इस डीप डाइव एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।